समय में आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा, खासतौर पर जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वो ये है बॉन्ड यील्ड में जबरदस्त तेजी। यूएस बॉन्ड यील्ड 10 साल की ऊंचाई पर काफी समय से अब ये जो खास चर्चा चल रही है, उससे ये समझना जरूरी है कि आखिरकार बॉन्ड यील्ड का बाजार से कनेक्शन क्या है। अब बॉन्ड यील्ड अगर चढ़ता है तो बाजार क्यों इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है, निवेशकों को क्या करना चाहिए, सोने के दाम गिरने के पीछे क्या पूरी तरह बॉन्ड यील्ड के उछाल का कनेक्शन है। ये तमाम बातें आज हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में अपने इस शो में, और हमारे साथ इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। अनिल जी का स्वागत करते हैं, जो हमें बॉन्ड यील्ड की बारीकियां बेहद सरल अंदाज में समझाएंगे। साथ ही हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह भी। कीर्तन से भी बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले आज क्या हम खास शो में चर्चा करेंगे, जरा उसकी बारीकियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बाजार में टेंशन क्यों बढ़ रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ा तो सोना क्यों गिरा। साथ ही यह भी समझेंगे बॉन्ड यील्ड बढ़ने का निवेशक पर असर और वो क्या करें। तो सीधे पहले अनिल जी के पास चलते हैं और ये समझना अनिल जी सबसे पहले जरूरी है कि ये जो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बाजार में, न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि दुनिया भर के बाजारों में जो टेंशन की स्थिति पैदा हो गई है, वो आखिरकार है क्यों। बाजार से कनेक्शन क्या है बॉन्ड यील्ड का। देखिए स्वाति, न सिर्फ अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड का दुनिया भर के बाजारों से कनेक्शन है, बल्कि हर एक मार्केट में ब्याज दरों का शेयर बाजार के साथ गहरा कनेक्शन है। अब आप ये कहेंगे कि एक तो फिक्स इनकम वाला डेट मार्केट है, दूसरी तरफ इक्विटी वाला है, दोनों तो बेहद अलग है, फिर कनेक्शन कैसा। बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन कनेक्शन है, और वो ये कि दुनिया भर में अब तक जितनी बड़ी तेजी के मार्केट, जितने बड़े बुल रन बने हैं, जिसमें बड़ी अनाप शनाप तगड़ी तेजी हुई है, इस बार की भी हमेशा तेजी की शुरुआत तब होती है जब ब्याज दरें एकदम निचले स्तरों पर हो, एकदम बॉटम पर। जब बॉटम पर ब्याज दरें होती है तो होता क्या है कि लोग फिर सोचते हैं कि अब उधार देके क्या फायदा, ब्याज इतना सा मिल रहा है। मसलन जैसे अमेरिका में ब्याज दरें 0% है, अब आप उधार दें तो मुश्किल से 2-2.5-3% ब्याज आता है, उसमें आप क्या कमा लेंगे। तो फिर आप सोचते हैं कि फिर दूसरा मौका क्या है, तो चलो थोड़ी रिस्क लेते हैं, इक्विटी में पैसा लगाते हैं। जो 3% अमेरिका में साल भर में 4% आपको एक साल में मिले ब्याज दरों में, वो 4% इक्विटी मार्केट में कई बार एक दिन में मिल जाता है। तो आपको लगता है कि थोड़ी रिस्की एसेट्स में पैसा लगाए। तो सिंपल ये, अगर ब्याज दरें नीची है, जेब में पैसा यानी कि लिक्विडिटी है, तो फिर इक्विटी मार्केट करेंगे तेजी, ठीक है। और सेम जब ब्याज दरें हो एकदम टॉप पर बहुत ज्यादा, तो उस समय इक्विटी मार्केट के लिए बढ़ जाते हैं खतरे। क्यों? क्योंकि इतने महंगे ब्याज पर आपको लगेगा कि अब अगर इतना ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो मैं इक्विटी में पैसा क्यों लगाऊं, सेफ होकर डेट में, फिक्स इनकम में पैसा क्यों न लगा लूं, बॉन्ड में पैसा क्यों न लगा लूं। अगर इतना रिटर्न वहां मिल रहा है तो फिर वो रिस्क भी नहीं है, कम रिस्क है। तो इसलिए फिर लोग क्या करते हैं, पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर बॉन्ड मार्केट में या फिक्स इनकम में ले जाते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर कम होता है। हमारे यहाँ कैसे लोग हैं, या तो पूरा इक्विटी में डाल रहे हैं, या पूरा गोल्ड ही खरीद कर बैठ गए, या एफडी के अलावा कुछ नहीं करते, या जितना पैसा आता है रियल एस्टेट ले लेते हैं। हमारे यहाँ एसेट एलोकेशन का सिस्टम है ही नहीं है, ढंग से नहीं है। लेकिन अमेरिका में तो है, वो डेवलप्ड मार्केट है। इसलिए अमेरिका में जब भी बॉन्ड यील्ड यानी कि ब्याज दरें, बॉन्ड यील्ड को एक तरह से आप आसान भाषा में ब्याज दरें समझ लीजिए, वो ब्याज दरें नहीं जो फेड डिसाइड करता है, वो ब्याज दरें जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड होती है, जिनके ऊपर पैसा उधार लिया या दिया जाता है, वो एक्चुअल ब्याज दरें। जब भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं यानी कि ब्याज दरें बढ़ रही है, वो कि इक्विटी मार्केट के लिए खराब है। जब भी ब्याज दरें घट रही है, वो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। ये आप आम भाषा में समझ लीजिए। और इसीलिए अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने का बाजार से गहरा कनेक्शन है, और वो अभी होता दिख रहा है। ब्याज दरें अब तक लो थी, अब धीमे धीमे अमेरिका में बॉन्ड यील्ड जो बढ़ने लगे, वो थोड़े से इक्विटी मार्केट पर अपना असर डाल रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, तो बात ये समझ में आ रही है कि धीरे धीरे जो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि बॉन्ड यील्ड में भी एक बढ़ोतरी, इकोनॉमिक स्थिरता का एक संदेश भी है। अब इसका कनेक्शन तो हमने आपसे बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया। जो भारतीय यील्ड है, जो बॉन्ड यील्ड भारत में है, उसकी भी बढ़त का कोई कनेक्शन है इससे? देखिए, भारतीय बाजारों में बॉन्ड यील्ड बढ़ने के पीछे कारण 100% ये तो नहीं है। देखिए, हर मार्केट के, हर इकोनॉमी के बॉन्ड यील्ड बढ़ने घटने के अपने कारण ज्यादा होते हैं,
बाहर के कम होते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर के नहीं है, बाहर के भी होते हैं, लेकिन अपने ज्यादा होते हैं। अपने कारण क्या, एक तो आपके पास पैसा कितना है आपके सिस्टम में, और दूसरा आपके महंगाई कितनी है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ब्याज दरें बढ़ेंगी, महंगाई कम रहेगी ब्याज दरें कम हो जाएगी। जैसे जैसे पैसा ज्यादा रहेगा, सिस्टम में पैसा ज्यादा है, यानी बहुत सारा पैसा है, जिसको जितना उधार देना है लेना है, लेता रहे देता रहे, तो ब्याज दरें कम रहेंगी। पैसा कम हो जाएगा तो ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो अभी हमारे यहाँ क्या इंटरेस्टिंग चीज है, पैसा भी बहुत है, ठीक है, लिक्विडिटी की कमी नहीं है, क्योंकि लोग उधार ले ही नहीं रहे, नया प्रोजेक्ट कम डाल रहे हैं, पुराने जो चल रहे हैं, और साथ ही साथ महंगाई भी कंट्रोल में है। इसलिए हमारे यहां अभी तक बहुत ज्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़े नहीं। जो थोड़े बहुत बढ़े हैं वो इस डर से बढ़े कि आगे चलते हुए महंगाई बढ़ सकती है। और वो क्यों, क्योंकि दो चीजें हैं। एक, कच्चा तेल आपका बढ़कर $70 के पास पहुंच गया, तो हम तो इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर सब पर पड़ता है, महंगाई बढ़ेगी, पहला कारण। दूसरा कारण, जो कमोडिटीज के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए मेटल्स, देखिए ये सब 8-8, 10-10 साल की ऊंचाइयों पर आ गए। कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, तो इनके दाम जो बढ़ रहे हैं, तो कंपनियां जो इनको यूज करती है रॉ मटेरियल के तौर पर, ये अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएगी, वो प्रोडक्ट महंगे बेचेगी, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो भले ही खाने पीने की चीजों की महंगाई कंट्रोल में भी हो, लेकिन ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बाहर से आई हुई महंगाई, कच्चे तेल की और मेटल्स की, ये हमें परेशान कर रही है। तो इस वजह से थोड़े थोड़े से ना हमारे यहां पर भी ब्याज दरें ऊपर आने लगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका का कंप्लीट कनेक्शन है, ये जरूर है कि दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ती तो सब पर असर पड़ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन 1-on-1 कनेक्शन होने के बजाय हमारे अपने कारणों से हम थोड़ा सा, हमारे यहां भी बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा यहां पर भी इंटरेस्ट रेट हल्की सी बॉन्ड मार्केट में ऊपर आई है। जी बिल्कुल। अनिल जी, अब ये समझना जरूरी है कि निवेशकों को ऐसे में क्या करना चाहिए। कई निवेशक है जो घबरा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी राय निवेशकों को क्या होगी, हम आपसे थोड़ी देर में समझेंगे। हम कीर्तन से भी बातचीत करते हैं और ये समझते हैं। कीर्तन, आपने अनिल जी को भी सुना और एक बहुत ही सरल भाषा में हमारे दर्शकों ने जाना कि बॉन्ड यील्ड का दरअसल बाजार से कनेक्शन क्या है। बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ता है तो बाजार क्यों इतना ज्यादा अस्थिर नजर आता है। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा और एक स्टेप पीछे चले जाएं कीर्तन, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि बॉन्ड, बेसिकली बॉन्ड ही होते क्या हैं और बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड यील्ड है उनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो स्वाति, बॉन्ड को आप एक फिक्स डिपॉजिट की तरीके से देखिए। मान लीजिए अगर आप एक एसबीआई बैंक में जाते हैं, आप एक 3 साल का फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आपने 100 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर दिया और उस पर बैंक ने आपको 5% इंटरेस्ट दे दिया। अब सिर्फ ऐसे सोचने के लिए सोचिए कि ये 3 साल का जो डिपॉजिट है वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है, जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। अब कल उठ के अगर यील्ड्स ऊपर जाती है, जैसे अनिल जी ने कहा, तो ये सेम एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट आपको जो पहले 5% में मिली वो अब शायद 7% में मिलेगी। पर क्योंकि आपने जो 5% वाली फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी ले रखी है, तो उस फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है। तो बॉन्ड एक फिक्स डिपॉजिट है जो मार्केट में ट्रेड करता है। अगर आपने 3 साल वाली फिक्स डिपॉजिट ले रखी है 5% पे, और आगे जाकर अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ जाते हैं तो आपकी फिक्स डिपॉजिट के दाम घट जाएंगे, 100 से 95 हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप थोड़ा सा इनवर्स है। जब यील्ड्स ऊपर जाती है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट जब मार्केट में बढ़ता है, तो आपका जो पुराना वाला बॉन्ड है वो 100 रुपए से 95 हो जाता है। तो रिलेशनशिप उल्टा है, नेगेटिव है स्वाति। तो ये जो बॉन्ड की जो अपनी जो अवधि है और जो उसका ब्याज है वो पहले से तय होता है, और कितनी अवधि तक के बॉन्ड है इस वक्त मार्केट में। स्वाति, पहले से ही ये इंटरेस्ट आपको बता दिए जाते हैं। जैसे आप बैंक में जाओगे वैसे ही आप एक कॉर्पोरेट के पास फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, गवर्नमेंट के पास कर सकते हो। आप जब भी ये फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड में निवेश करेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट जनरली एक फिक्स दे दिया जाता है। और ये बॉन्ड्स टिपिकली 1 साल से लेकर 40 साल तक के भी हो सकते हैं साथी। ओके, तो लगभग 1 से 30 या 40 साल तक की बॉन्ड
की अवधि होती है। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि बॉन्ड की कीमत और उसके यील्ड में उल्टा संबंध है। मतलब बॉन्ड की कीमतें अगर घटेंगी तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है, अगर बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी तो उसकी जो यील्ड है वो घट जाती है। अब बॉन्ड यील्ड और बाजार का कनेक्शन जो हमने अनिल जी से समझा, उस पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कीर्तन आपसे जानना चाहूंगी। आजकल जो एफआईआईज की बिकवाली है उसका काफी ज्यादा डर बढ़ गया है कि एफआईआईज जो हैं वो बड़े स्तर पर जो हैं वो निवेश निकालकर बाजार से, इंडियन बाजार से निकालकर अमेरिका में कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है? तो स्वाति, आप देखेंगे कि बहुत सारे मार्केट कमेंटेटर्स ये कब से कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट या इमर्जिंग मार्केट्स में स्टॉक्स इसलिए ऊपर जा रहे हैं कि बहुत सारी लिक्विडिटी आ रही है। अब लिक्विडिटी का ये मतलब है कि यूएस में इतना ज्यादा स्टिमुलस देके रखा है कि इंडिविजुअल्स, आपके मेरे पास, कॉर्पोरेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर किसी के पास पैसा है। और जैसे अनिल जी ने कहा, उनके पास पैसा तो है, पर अगर वो वहां पर फिक्स डिपॉजिट करना चाहे तो इंटरेस्ट रेट्स इतने कम है कि उन्हें वो एक्साइटिंग नहीं लगता, इसलिए वो पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो आप सोचिए कि एफआईआईज, ये पूरा पैसा जो स्टिमुलस के द्वारा दिया गया था, वो सब इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि क्योंकि कोरोना ठीक हो गया है, वैक्सीनेशन आ गई है और ऐसा लग रहा है कि यूएस में इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो इकोनॉमी अच्छा करेगी इसलिए मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर इकोनॉमी ठीक हो रही है तो इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे क्यों होने चाहिए, राइट? तो क्योंकि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, यूएस में यील्ड्स बढ़ रही है। अब जैसे ही यूएस में यील्ड्स बढ़ रही है या ब्याज दरें बढ़ रही है, ये एफआईआई जिन्होंने ये पैसा इंडिया में लगाया था, वो अब सोच रहे कि अब अगर मुझे यूएस में ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो मैं क्यों दूसरी कंट्रीज में जाकर इक्विटी में इन्वेस्ट करूं जहां पर रिटर्न्स थोड़े से फिक्स नहीं है। तो इसलिए ये ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि यील्ड्स, इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ रही है, फॉरेनर्स अब बहुत सारा पैसा बाहर निवेश नहीं करेंगे और वो धीरे धीरे पैसा निकालकर अपनी कंट्री में फिक्स इंटरेस्ट रेट में लगाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। ये टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से मार्केट्स गिर रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में क्योंकि आपने जैसे समझाया, अनिल जी ने जैसा जिसमें चर्चा की कि एक तरीके से आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए, ब्याज दरें, बॉन्ड डील, हम इसको आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं। अब जो ऑलरेडी डेट में निवेशित हैं, जिनका निवेश डेट में है, उनके लिए तो ये एक नेगेटिव असर वाली बात हो गई। तो उनको क्या करने की जरूरत है? जिनका डेट में निवेश है वो किन बातों का ख्याल रखें? तो स्वाति, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही समझा कि अगर यील्ड्स या ब्याज दरें ऊपर जाती है तो आपके बॉन्ड की वैल्यू 100 से 90 हो सकती है। तो अगर आप एक डेट म्यूचुअल फंड के एंगल से देखें स्वाति, तो जैसे ही यील्ड्स ऊपर जाएगी तो आप देखेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको अभी तक इंटरेस्ट तो उतना ही मिल रहा है, पर क्योंकि आपके 100 रुपए वाली फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड 90 रुपए हो गई है तो वो टेम्पररी आपके रिटर्न्स घट जाएंगे। तो आज अगर कोई डेट में निवेश करने की कोशिश कर रहा है स्वाति, तो मेरी सलाह ये होगी कि डेट म्यूचुअल फंड में एक टेक्निकल चीज होती है जिसे आप कहते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो जितना ज्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है फंड का, उतना ज्यादा रिटर्न्स पे इंपैक्ट आता है। तो यील्ड्स बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेगी, रिटर्न्स उतना ही कम हो जाएगा डेट म्यूचुअल फंड का। और जितना आपका ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है, उतना ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने पे इंपैक्ट उतना सा कम होगा। तो आज अगर डेट इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है स्वाति, तो मेरे हिसाब से उन्हें लो ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन वाले फंड्स में निवेश करना चाहिए सर। बिल्कुल। तो यहां पर ये तो डेट निवेशकों की बात हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद अभी निवेशकों को और बाजार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ये हम अनिल जी से समझेंगे। कीर्तन से भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए मनी गुरु।
आज मनी गुरु में हम बात करें बॉन्ड यील्ड का बाजार से कनेक्शन। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है, जो इसकी बारीकी आसान भाषा में हमें समझा रहे हैं। साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह से भी हम बात कर रहे हैं। अब जैसा हमने ब्रेक से पहले कहा था आपको कि आपको बताएंगे कि निवेशकों को इस वक्त क्या करना चाहिए। ऐसे में अनिल जी आपसे समझना चाहते हैं, बॉन्ड यील्ड जब इतनी तेजी से उछाल पर है तो क्या निवेशकों को डरने की जरूरत है? क्या करें अभी वो? हाँ स्वाति, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि क्या इन्वेस्टर्स को डरने घबराने की जरूरत है। देखिए, डरना तो कभी है ही नहीं, और डर आपको कब लगता है जब आपको पता ना हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको डरना कब है। पहली चीज सिंपल समझ लीजिए, जो मैंने कहा कि तेजी के मार्केट की शुरुआत होती है जब ब्याज दरें एकदम नीचे और जेब में हो पैसा। तेजी के मार्केट का अंत होता है जब ब्याज दरें पहुंच जाए टॉप पर और पैसा हो जाए खत्म। यानी कि हर आदमी उधार ले लेकर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम, यानी कि एकदम लोएस्ट लेवल पर ब्याज दरें हो और पैसा ढेर सारा हो, उससे बिल्कुल अलग एकदम यूफोरिया वाले माहौल, उससे बहुत दूर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? पॉइंट नंबर 1, ये इक्विटी मार्केट्स में जो तेजी हो रही है ये जारी रहेगी, बरकरार रहेगी, क्योंकि जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि वहां महंगाई बढ़ सकती है, और महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है। तो भाई आपने ब्याज दरें 0% के आसपास रखी है, सिस्टम में ढेर सारी लिक्विडिटी यानी पैसा डाला, इसीलिए तो डाला था, इसी दिन के लिए डाला था कि आपकी इकोनॉमी की रिकवरी हो, ग्रोथ आए। अब जब ग्रोथ आ रही तो आपको डर लग रहा है ब्याज दरें बढ़ेगी। बढ़ने दो, कौन सी 0% पे जिंदगी भर रहने वाली है, थोड़ी तो बढ़ेगी। लेकिन क्या ये टॉप हो गई है? अरे भाई अब तो बढ़ना शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से। तो अभी से डरने घबराने की जरूरत नहीं। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, कंपनियों की कमाई बढ़ रही है, तब तक चिंता मत कीजिए। हाँ, इसमें सावधानी इतनी रखनी है कि जो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं उन पे थोड़ा आपको एक्सपोजर कम कर लेना है। सावधानी ये रखनी है कि आपके आसानी से बड़े इजीली फटाफट पैसे बनने का समय चला गया, अब आपको सही वक्त पर एंट्री करनी पड़ेगी और लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा, तब भी पैसा कम बनेगा। तो वो इजी मनी, आराम से आज शेयर खरीदो कल ऊपर में बिकना ही है, वो वाला जमाना जा रहा है। अब मेहनत करके रुक कर पेशेंस रख के पे कमाने वाला वक्त आ रहा है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, अपने पोर्टफोलियो को छोड़कर भाग नहीं जाना है, जीरो नहीं कर देना है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में ढंग के स्टॉक रखें जो ब्याज दरों से कम प्रभावित होने वाले हों, और अगर अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट में करेक्शन आएगा, स्टेबल हो जाती है तो मार्केट जस के तस आराम से मजबूती से चलते रहेंगे। बस ये आप ध्यान में रख लीजिए। बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत ही आसान ढंग से निवेशकों को समझा भी दिया और घबराने की जरूरत नहीं है ये बता भी दिया। बस स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि सही वक्त पर एंट्री करें और लंबे वक्त तक निवेश से ही पैसा बनेगा, ये आपने बताया निवेशकों को। अब क्योंकि आपने बोला ऐसी जगह पर पैसा जाए जहां पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसी से हमें याद आया सोना। अब कीर्तन, सोने में भी हमने देखा काफी ज्यादा गिरावट है कीमतों में, यहां तक कि लोग ये पूछने के लिए काफी उत्सुक है क्या ये सोना खरीदने का सही समय है। उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार अब ये जो बॉन्ड यील्ड की ऊंची छलांग है उससे सोने का ये कनेक्शन क्या है? स्वाति, होता यह है, सबसे पहले तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि कभी भी इकोनॉमी में टर्बुलेंस आ जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, तो वो लोग पैसा रिस्की एसेट से निकालकर एक थोड़ा सा सेफ एसेट में पार्क करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही कोरोना आया, लोगों को लगा कि शायद मार्केट्स कहां जाएंगे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो पैसा इक्विटी मार्केट से निकलकर सोने में इन्वेस्ट हो गया था, क्योंकि सोने को सेफ हेवन माना जाता है। अब यील्ड्स क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है। तो अब अगर इकोनॉमी रिवाइव हो रही है तो वो पुराना वाला जो थॉट प्रोसेस है कि पता नहीं इकोनॉमी में क्या होगा, वो तो चला गया। तो अगर इकोनॉमी रिवाइव हो रही है तो उस सेफ एसेट में रहकर कोई मतलब नहीं है, इसीलिए लोग सोना बेचकर इक्विटी में पैसा निवेश करते हैं जब इकोनॉमी अच्छा करने लगती है। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल आंसर देना चाहूंगा। देखिए, जब भी यील्ड्स ऊपर जाएगी तो हमने कहा कि जो फॉरेनर जो पैसा लगा रहे थे इंडिया में, वो इंडिया में पैसा नहीं लगाकर अपने देश में पैसा लगाएंगे। तो अब जो उन्होंने पैसा लगा दिया है उसका क्या? तो जब वो इंडिया में लिए हुए शेयर्स बेचेंगे तो रुपया तो वापस लेके नहीं जा सकते, तो वो रुपए को बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं। तो शेयर बेचा, रुपया मिला, रुपया बेचा, डॉलर मिला। अब क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है जिसमें वो रुपया बेचते और डॉलर खरीदते हैं, तो रुपया नीचे जाता है और डॉलर ऊपर जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि जब मार्केट्स गिरते हैं तो आप देखेंगे कि रुपया गिरेगा और डॉलर ऊपर जाएगा। अब क्योंकि हम सोना इंपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर में पैसा देते हैं। तो मान लीजिए अगर 1 ग्राम सोना $1 का है और $1 72 रुपीस है, तो आप 1 ग्राम सोना खरीदने की कोशिश करोगे तो आपको 72 में मिलेगा। पर अगर 1 ग्राम सोना $1 का है और $1.75 हो जाता है तो सोना महंगा हो जाता है। अब क्योंकि इंटरनेशनली लोगों को पता है कि डॉलर जब ऊपर जाएगा सोना महंगा होएगा, तो उन्हें यह भी पता है कि शायद डिमांड गिर जाएगी, इसलिए डॉलर ऊपर जाने से जब सोना महंगा हो सकता है, ये थॉट प्रोसेस से सोने की डिमांड गिर जाती है और इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना गिर रहा है, जो आप पिछले 2 महीने से देख रहे हो स्वाति। तो जैसे दर्शक पूछ रहे हैं ये सवाल कि अब सोना अगर सस्ता हुआ है तो क्या खरीदारी का सही समय है उसमें? स्वाति, होता यह है कि गोल्ड को एक इन्फ्लेशन हेज एसेट भी कहा जाता है। इसका मतलब आप अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखें तो आपको ये जानने मिलेगा कि सोने का रिटर्न इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन आने वाला है, आप सोना खरीद लीजिए, तो इन्फ्लेशन में जितना आपका नुकसान हो रहा है वो सोने में रिकवर हो जाएगा। जैसे अनिल जी ने भी कहा, अगर मार्केट में रिकवरी आएगी, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और इकोनॉमी अच्छा करने लगेगी तो इन्फ्लेशन आने वाला है, और अगर इन्फ्लेशन आएगा तो सोने के दाम ऊपर जाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोने में थोड़ी सी खरीदारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, पर सोने में जरूर निवेश करने का समय है मेरे हिसाब से, सिस्टमैटिकली ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, तो सोने में खासतौर पर धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली पैसा लगाने से आपको जरूर होगा फायदा और निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है, ये अनिल जी ने बता दिया। तो हमने समझा आज बॉन्ड यील्ड का बाजार से कनेक्शन बेहद ही आसान भाषा में, और ये समझाने के लिए अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए, और साथ ही कीर्तन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इसकी बारीकियां समझाई। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।